तो एक्सरसाइज जो हमने किया था लास्ट टाइम, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स तक के कर लिया था, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गए थे ये दोनों जो टेबल दिए वो, और फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम गिव साइंटिफिक रीजन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हाँ बेटा क्या वो, म्यूट करो आपका माइक। गुड, ठीक है, सबके माइक वैसे म्यूट है अभी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गिव साइंटिफिक रीजन में फर्स्ट क्वेश्चन है, when an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform, ठीक है। कोई ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली ये ग्राउंड पर गिर रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गिरता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गिरता है, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखोगे जब आप ऊपर से कोई पत्थर डाल रहे हो तो ऐसा नहीं लगता कि पहले वो बहुत धीरे चल रहा था बाद में तेजी से चल रहा है, आप देखोगे तो ऐसा नहीं लगता है। चाहे आपको बहुत स्लो मोशन देखना है तो एक कॉटन का कुछ बॉल जैसा आप गिरा करके देखो तो वो भी एक स्मूथ वेलोसिटी से नीचे गिरता है, ठीक है। तो स्मूथ वेलोसिटी से नीचे गिरने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक स्टोन हो तो उसका जो मास होगा ये mg, ठीक है। तो ये mg ये डाउनवर्ड वर्क करेगा, कैसा करेगा, डाउनवर्ड, और इसको खींचेगा कौन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ इसका मास भी कांस्टेंट है, इसीलिए इस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो कैसा लगता है, कांस्टेंट लगता है, यूनिफॉर्म लगता है। इसका रीजन आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब बॉडी नीचे फॉल होती है, जब बॉडी नीचे फॉल होती है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। समझ में आया, रीजन समझ में आया क्या, मतलब जो फ्रीली फॉल होती है वो बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, और उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8, तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो यूनिफॉर्म लगेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, फोर्स, ठीक है, और क्लियर नहीं है मैम, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक से लिखो तो बच्चे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, ठीक है, फोर्स ऑन फ्रीली फॉल बॉडी, बी
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट इज यूनिफॉर्म फॉर पर्टिकुलर बॉडी, that is acceleration is acceleration due to gravity, that is g। इसको और थोड़ा अच्छे से सेंटेंस में आप लिखना, ठीक है, acceleration due to gravity g and value of g is 9.8 meter per second square is constant, that's why acceleration on body, अब ये मैंने on body लिखा है, on freely fall body लिख सकते हो आप यहाँ पर, body is constant, uniform। समझ में आया? ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 1 2 3, यस मैम। ऐसे पॉइंट लिखना है गिव रीजन में, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, even though the magnitude of action force and reaction force are equal and their direction are opposite, their effects do not get cancelled। जैसे हम बोलते ना कि किसी बॉडी पर हमने दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किया, जैसे ये एक बॉडी है, ये डस्टर है मेरे पास, मैंने इस साइड से भी फोर्स अप्लाई किया और इस साइड से भी फोर्स अप्लाई किया, ऐसे इसको प्रेस किया, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, इन दोनों का फोर्स अप्लाई होगा, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो वो जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बॉडी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ऐसे पकड़ा है मैंने तो ऐसे ही रहेगी, यदि वन साइड पकड़ती और ऐसा धक्का लगाती तो ये गिर जाती, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और मैंने ये दोनों साइड से लगाया तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। पर ये फोर्स कैसे है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, बैलेंसिंग है, इसलिए दोनों मैग्नीट्यूड में भी इक्वल फोर्स है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसमें हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें फोर्स कैंसिल नहीं होते हैं, जबकि सेम वही कंडीशन है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर वो फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होते, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, आप समझ सकते हो क्या रीजन है। आपने ये एक्चुअली मैंने किसी और का वीडियो आपको भेजा था, है ना, इसको मैंने नहीं समझाया था, लेकिन आपको समझ में तो आया था, एक्शन रिएक्शन या न्यूटन्स का थर्ड लॉ, है ना। तो क्या है इसमें रीजन, क्या हो सकता है बताओ। अभी मैंने जो आपको ऐसा एग्जांपल दिया, इसमें ये एक सिंगल बॉडी है और जो एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं उसमें दो बॉडी वर्क करती है, समझ में आया। उसमें दोनों अलग अलग बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे हम रॉकेट की बात करें, ठीक है, रॉकेट को एक फोर्स ऊपर लेके जाता है, दूसरे हिस्से नीचे फोर्स लगता है, और जितना वो नीचे लगता है उतना ही वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस साइड एक्शन होती, एक्शन नीचे साइड होती है, रिएक्शन ऊपर साइड होती है। आ रही है बात समझ में कि जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होता है, लेकिन ऐसा डायरेक्शन नहीं रहता, उसका डायरेक्शन ऐसा रहता है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं सेकेंड वाले के लिए, लिखना तो आसान है, आप लिखना इजीली कर लोगे, ठीक है, लेकिन पहले समझ लो क्या होता है। जो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स होता है उसका डायरेक्शन
इधर होता है और एक इधर होता है। ये एक फोर्स होता है और ये एक फोर्स होता है, F1 और F2, और F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका मतलब है माइनस यहाँ लगा दिया, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये दोनों दूर जा रहे होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों दूर जा रहे होते हैं। जैसे आप गन का एग्जांपल ले लो, गन और बुलेट। बुलेट सामने होती है और गन ऐसे पीछे होती है, तो बुलेट का डायरेक्शन ये होता है, गन का डायरेक्शन ये होता है। और जो कैंसल होते हैं फोर्स, उनका डायरेक्शन ऐसा होता है, अपोजिट ही होता है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते हुए और एक दूसरे को कैंसिल करते हुए जाते हैं, और ये एक दूसरे को दूर जाते हैं, अपना अपना एक्शन और रिएक्शन बताते हुए जाते हैं। ये रीजन होता है। आ रही है बात समझ में? आपको समझ में आया रीजन क्या है कि एक्शन और रिएक्शन कैंसिल क्यों नहीं होते? ठीक है। तो जैसे आपने एक बॉल यहाँ रखा और दूसरे बॉल से उसको फेंक के मारा आपने, ठीक है, तो पहला बॉल भी आगे जाएगा और दूसरा बॉल भी उससे टच होके पीछे जाएगा या कहीं पे भी जाएगा। तो उस पर एक्शन भी किया एक बॉल पर, तो जिस पर एक्शन किया उसने भी इस बॉल पर रिएक्ट किया और इसको भी दूर भगाया। ये एग्जांपल आपको समझ में आया? एक बॉल रखो आप सामने और दूसरे बॉल से उसको मारो, ठीक है, तो जो बॉल रखा है वो सामने जाएगा और जो बॉल उसको मार रहा था वो पीछे आ जाता है उससे टकरा कर। तो जिससे हम मार रहे थे उसने पहले जो बॉल रखा हुआ था उस पर एक्शन किया, और उस बॉल ने जिसको उसने मारा था उस बॉल ने जो उसको पीट रहा है उसके ऊपर उसने रिएक्ट किया, इसलिए वो भी पीछे आया। समझ में आया? तो एक एक्ट कर रहा है और एक रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दो बॉडी है। आ रही है बात समझ में? और दोनों बहुत अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो। हाँ आलिशा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हम आ रही है। अच्छा, जिसको नहीं आ रही बेटा थोड़ा अपना नेट चेक करना, कभी कभी नेट पुअर रहता है ना, तो पुअर नेट से भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। ओके मैम। ठीक है, अब सेकेंड वाली का आंसर लिखोगे कैसे? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, मैं इतना बोल रही हूं, आप लिख लो उतनी देर में कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज हैज through their magnitude has though their magnitudes are equal। वो दोनों कैसे वर्क करते हैं? डिफरेंट बॉडी पर, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम, एंड डायरेक्शन आर अपोजिट। बोलो। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। आंसर पूरा रिपीट करूं? यस मैम। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, action and reaction forces acts on different bodies यस मैम। comma has though their magnitude are equal and direction are opposite। They do not get cancelled। क्यों कैंसिल नहीं होते यार? दैट इज लिख लो, दैट इज दे डू नॉट गेट कैंसिल, ऐसा लिख लो।
They do not. हाँ, तो समझ में आया क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पर वर्क करते हैं. ठीक है. थर्ड क्या है? इट इज इजियर टू स्टॉप a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. ठीक है. टेनिस बॉल ग्रीन कलर की होती है, देखा है सबने. और ये क्रिकेट बॉल कैसी होती है? हैवी होती है. और ये अंदर से हॉलो होती है. ठीक है. ये हॉलो होती है और ये सॉलिड बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरी भरी हुई होती है. ठीक है. इसका वेट हम m2 कंसीडर करें, इसका m1, तो m2 इज ग्रेटर देन m1. ये क्रिकेट की बॉल है, और ये है टेनिस की. तो टेनिस की बॉल हल्की होती है, क्रिकेट की बॉल भारी होती है. तो इसका वजन, इसका मास हम m2 ले रहे, तो m2 इज ग्रेटर देन m1 होता है. ठीक है. और अब ये बोल रहे हैं कि दोनों आ रही है सेम वेलोसिटी से. मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी सेम. तो ये कंडीशन आएगी, वेलोसिटी सेम. तो ठीक है. क्या चीज है ये? मोमेंटम. क्या हुआ ये? मोमेंटम. mv होता है ना मोमेंटम. ठीक है. इसका मतलब ये क्रिकेट की बॉल का मोमेंटम कैसा होगा? ज्यादा होगा. तो जैसे ही हम कैच करेंगे तो हम टेनिस की बॉल को इजीली कैच करेंगे क्योंकि उसका मोमेंटम कम है. भले ही स्पीड ज्यादा है लेकिन उसका वेट कम है, तो हमको उतने जोर से झटका नहीं लगेगा और इजीली हम कैच कर लेंगे. और क्रिकेट बॉल का वेट ज्यादा होने से, मास ज्यादा होने से मोमेंटम कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा. तो जैसे ही उसको हम कैच करेंगे तो हमको जोर से झटका लगेगा. ठीक है. मतलब इजीली हम कैच नहीं कर पाएंगे क्रिकेट की बॉल. तो इसका वजह क्या हुई? मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन टेनिस बॉल. ठीक है. बिकॉज the mass of cricket ball is greater than tennis ball and velocity is same. That's why momentum of cricket ball is greater than tennis ball. ठीक है. यही रीजन है. तो एक बार रीजन सुन लो. आपको ये समझ में आया? रीजन समझ में आया ना? अब इसको लिखना ही है. ठीक है. देखो मैं रीजन बोल रही हूँ. लिखो. लिख रहे हो? बोलो. लिखो. फर्स्ट रीजन लिखो. द मास ऑफ, फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन लिखो. द मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन टेनिस बॉल. ठीक है. मास इज ग्रेटर देन द क्रिकेट बॉल. मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ टेनिस बॉल. फर्स्ट रीजन. सेकेंड लिखो. माइक ऑफ करो बेटा, माइक म्यूट करो. सेकेंड रीजन लिखो. द मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल is greater than tennis ball. ठीक है. the momentum of cricket ball is greater than tennis ball. Therefore the tennis ball easily stop than cricket ball.
गया, इतना ही लिखना है। ठीक है, अब फोर्थ वाला। मैम लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या? लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए। नहीं समझ में आया बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट Momentum of cricket ball is greater than tennis ball. सेकेंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखना है therefore tennis ball easily stops. हो गया। देन क्रिकेट बॉल, ये लिख सकते हो, देन क्रिकेट बॉल। ठीक है, फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है सेंटेंस? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। जो भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी कैसी होगी इसकी? 0। ठीक है, यस मैम। और 0 वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो गया? हमेशा वेलोसिटी 0 ही रहेगी क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, और हमेशा 0 रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। 0 क्या है? Yes. एक कांस्टेंट है, तो इसीलिए वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मोशन इज यूनिफॉर्म, है ना? हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है ना कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी तो मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लिखो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट लिखा is always zero. That is, it does not change with time. That is, does not change with time. Or we can say that the velocity is constant. The velocity is constant. That means the motion is uniform motion. Motion is uniform motion. ठीक है, सारे हो गए ये रीजन, साइंटिफिक रीजन। यस मैम। अब क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक 5 एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, ये आपको करना है। आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी फिनोमेना होती है उसमें आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ में से कौन सा लॉ लग रहा है वो ढूंढना है। ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, घर में भी आप कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देख सकोगे। अब ये आप सोचो, हर चीज में रेडीमेड दूंगी तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये अपन प्रोजेक्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, एक अपने को प्रोजेक्ट की भी एक नोटबुक बनानी पड़ेगी 100 पेज की। ठीक है,
तो उस प्रोजेक्ट में ये वाला क्वेश्चन लिखना और इसको आप खुद ही सर्च करके आप इसका आंसर लिखना। ये बहुत इजी है। अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो सारे में आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ में से लॉ ढूंढना है कि कौन से लॉ पे बेस्ड ये चीज हो रही है। समझ में आया? और वो चीज आपको कोई 5 एग्जाम्पल लिखना है। उसमें हो सकता है फर्स्ट लॉ के 2-3 एग्जाम्पल हो, सेकेंड लॉ के ज्यादा आ रहे हैं आपके दिमाग में तो ज्यादा भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 फर्स्ट लॉ के, 2-3 सेकेंड लॉ के, 2-3 थर्ड लॉ के। ठीक है, ये आपको करना, मैं इसका कुछ हिंट भी नहीं दे रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये प्रोजेक्ट की बुक में लिखना है। और यदि अभी आप नहीं बना रहे हो प्रोजेक्ट की बुक तो इसी बुक में कर लो। ठीक है, यही वाली बुक में कर लो। जब जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट की बुक बनाने की तो फिर इसमें से कॉपी कर लेना, पर अभी जो नोटबुक बनाया उसी में लिख लेना ये। ठीक है, जितने एग्जाम्पल 5 तो मिनिमम है, उससे ज्यादा आप कर सको तो और ज्यादा कर लेना। ठीक है, चलो अब 7th वाला है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरे जितने होंगे उतने मैं करा रही हूँ, बाकी नहीं तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप फटाफट समझ लो, थोड़ा फास्ट। ठीक है, आज सारे हो जाने चाहिए, नेक्स्ट टाइम अपन नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट वाला है न्यूमेरिकल। An object moves 18 meter in the first 3 seconds. Given क्या क्या है, 3 सेकेंड में कितना चल रहा है वो, 18 मीटर। फिर 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। अगले 3 सेकेंड में फिर से कितना चल रहा है वो, 22 मीटर। फिर अगले 3 सेकेंड में 14 मीटर। ये मोशन यूनिफॉर्म है क्या यूनिफॉर्म मोशन? सब भूल तो नहीं गए तुम लोग? हाँ, नहीं है। नो मैम। नहीं है। ठीक है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड तो बहुत इजीली निकल जाती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, सारी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस का टोटल। सारी डिस्टेंस कौन सी है यहाँ पर, ये 18 प्लस 22 प्लस 14। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक काम करो, पहले तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे लिखना रिक्वायर्ड फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद आप लिखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस में ये सबका टोटल करना पड़ेगा, 18 प्लस 22 प्लस 14 अपॉन टोटल टाइम में 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 22 और 18 कितना हो गया ये, 40। 40 और 14 54। तो 54 अपॉन 9, 9 6 54, तो मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस था, ये टाइम था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड, आंसर। ठीक है, आया ये समझ में? यस मैम। आगे बढ़े। सेकंड वाला क्वेश्चन आप ही उतार रहे हो कि आगे बढ़े? मैम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वीडियो में से कर लेना, ठीक है। यस मैम। सेकंड,
सबसे पहले लिखना होता है गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन यानी क्या क्या प्रॉब्लम में दे रहा है। An object mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Mass दिया हुआ है m is equal to 16 kg. Moving with an acceleration 3 meter per second square. A is equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब एसआई यूनिट में है, ठीक है, मीटर सेकेंड किलोग्राम, ये हम एक साथ लिखते हैं एमकेएस में या एसआई यूनिट में, ठीक है। कैलकुलेट अप्लाइड फोर्स, पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे लिखना, टू फाइंड क्या निकालना है हमको, एफ निकालना है, ठीक है। इसके बाद इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 किलोग्राम, अब ये जो मास था ये पहले वाला था m1, दूसरा एक और ऑब्जेक्ट दिया है m2 जिसका की मास है 24 किलोग्राम, और यही फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर, ये जो फोर्स आएगा ना यही फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, तो फिर इस मास के लिए क्या बोल रहा है, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। अब इस मास के लिए हमको a निकालना पड़ेगा, तो ये a1 ले लो और ये a2, तो हमको ये a2 फाइंड करना है। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो पार्ट है क्वेश्चन की, पहले पार्ट में हमको मास दिया, एक्सेलरेशन दिया और f फाइंड करना है, तो ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो f इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ma, तो यहाँ पर अपने पास m1 a1 लिया है तो इसको ले लो m1 a1, f इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर m1 कितना है 16 और a1 कितना है 3, तो क्या आ जाएगा फोर्स, 16 3 48, ठीक है। अब यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट वैसे ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरी यूनिट को हम सिर्फ न्यूटन भी बोलते हैं, तो सिर्फ न्यूटन लिखा तो भी चलेगा और ये पूरी यूनिट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया, इतना आ गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक और मास का जो पीस है वो m2 24 kg का है, उस पर हमने इतना फोर्स अप्लाई किया, तो वो कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ठीक है। हमने ये वाले कुछ भी एक ले लो ऑब्जेक्ट 24 kg का, उस पर हमने 48 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, यही फोर्स लगाने बोल रहा है। तो फिर से हम यहाँ फॉर्मूला ले लेते हैं, F इज इक्वल टू m2a2, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ a2, तो a2 इज इक्वल टू m2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो F अपॉन m2 ये आ जाएगा, ठीक है। F कौन सा लेना है हमको, यही F लेना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 48, m2 कितना है 24, ठीक है। तो a2 कितना आ गया 2 टाइम्स, तो 2, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नहीं समझ में आता तो देखो यहाँ पे भी a की वैल्यू दी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो यहाँ से भी ये यूनिट लिख सकते हो, और वैसे यूनिट आपको सबकी पता होनी चाहिए, और नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर में आएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सी, ठीक है। अपने पास 5 या 10 मिनट बचे, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो सी वाला ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ और अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, a bullet having a mass of 10 ग्राम, बुलेट,
ठीक है, तो मास हम ऐसे ले लेते हैं एम बी। मास कितना दिया हुआ है इसका 10 ग्राम। ठीक है, एंड मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी। ठीक है, बुलेट की ऐसे इसको भी वीबी ही लिखते हैं। कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया है और यहाँ पर ग्राम दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्शन में बताती हूँ साइड में। यहाँ पे साइड में मैं कन्वर्शन पहले बता रही हूँ। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब मुझे 1 ग्राम इज इक्वल टू निकालना है, तो मैं क्या करूंगी 1000 को इसके नीचे लेके जाऊंगी, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आया? अब मुझे 10 ग्राम को कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम, तो ये 1 ऊपर है। अब मुझे यहाँ 10 ग्राम लिखना था, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, किलोग्राम। ये समझ में आया? ऐसे कन्वर्ट होता है, तो इसमें ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1/100। अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो ये 1 में तो डिवीजन नहीं होगा 100 से, तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट, तो एक 0 बढ़ गया। फिर भी डिवीजन नहीं होगा, 10 है, फिर हम क्या लगाएंगे 0, तो हम यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। आपको यदि ये डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ आपको कि 1/100 का मतलब होता है 0.01। समझ में आया? ये 1/100 का मतलब होता है 0.01, और क्यों होता है, कैसे आता है, मैंने यहाँ समझाया आपको। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकेंगे 0.01 किलोग्राम। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, पेनिट्रेट अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 900 ग्राम। एक वुडन प्लैंक है, उसका मास, वुडन का तो हम MW ले लेते हैं। ठीक है, प्लैंक यानी ऐसा कुछ क्या बोलेंगे, लकड़ी का ऐसा पट्टी टाइप है, उस पे मैंने ऐसा बुलेट से क्या बुलेट फायर किया, तो वो बुलेट जो है वो प्लैंक में घुस गई। ठीक है, और वो प्लैंक के साथ आगे जाकर गिरी, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो जो प्लैंक है वो प्लैंक कितने ग्राम का है 900 ग्राम। फिर से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अभी हम क्या करेंगे 10 ग्राम की जगह 900 लिख देंगे, तो 900/1000। ठीक है, तो ये अब ये 9 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 90 हो जाएगा, फिर 10 से 9 टाइम्स चल जाएगा, तो 0.9 लिख सकेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 किलोग्राम। ये साथ साथ में कन्वर्ट करते जाना पड़ता है। अब प्लैंक जो था वो रखा हुआ था। ठीक है, प्लैंक ऐसा रखा हुआ था, मतलब समझो लकड़ी का टुकड़ा एक रखा हुआ था, और जब वो बुलेट फायर किया, गन से बुलेट फायर किया, गोली चलाई, बंदूक से गोली, समझ में आ रहा है, गन से बुलेट, बुलेट यानी गोली, तो गन से जब बुलेट फायर किया
तो वो प्लैंक पर जाके लगी। प्लैंक यानी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, स्क्वायर शेप में लो, सर्कल शेप में लो, जैसा भी हो, लेकिन वो इतने ग्राम का था। ठीक है, उस पे जाकर वो गोली लगी। अब वो जो टुकड़ा है वो पहले रखा ही हुआ था, रेस्ट पोजीशन में ही था। ठीक है, पहले ये रेस्ट पोजीशन में था, तो इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली वो हम ले लेते हैं 0। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इसकी भी ये वाली वेलोसिटी इनिशियली लेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी गोली आ रही है ना। ये नहीं बोला है कि रेस्ट पोजीशन में थी, बुलेट आ रही है, तो मतलब स्टार्टिंग ही उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि ये पड़ा हुआ था लकड़ी का टुकड़ा। ठीक, अब क्या हुआ उसके बाद, द बुलेट गेट्स इम्बेडेड, मतलब उसके अंदर घुस गई, वो लकड़ी के टुकड़े में वो गोली घुस गई। इन द प्लैंक एंड द बोथ मूव टुगेदर, और फिर वो उसमें गोली घुसी और अपनी स्पीड से दोनों, उसने वो लकड़ी के टुकड़े को भी आगे ले गई और खुद भी उसके साथ आगे गई। अब दोनों साथ में आगे गए तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन होंगी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की कॉमन होगी। समझ में आया? तो कॉमन वेलोसिटी हम दोनों की ले लेते हैं v, दोनों की कॉमन वेलोसिटी ले लेते हैं हम v। तो हमें ये फाइंड करना है, टू फाइंड v इज इक्वल टू दिस। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया क्या? बाकी सॉल्व करना तो बहुत इजी है। आई बात समझ में? देखो एक बार वापस समझा रही। एक बुलेट है, बुलेट किसी ने फायर किया। ठीक है, जो भी वेलोसिटी से आ रही है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और उसका जो मास है वो मास है, मास तो कभी कम ज्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, तो वो इनिशियली कुछ वेलोसिटी से आ रही है। यहाँ पर एक प्लैंक रखा हुआ था, लकड़ी का टुकड़ा, इसमें वो घुस गई। ठीक है, ये प्लैंक ऑलरेडी रेस्ट पोजीशन में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी तो कुछ वेलोसिटी है। अब ये इसके अंदर घुस गई और इसको लेकर ऐसे कहीं जाकर गिरी। ठीक है, तो यहाँ घुसने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से गई हमको ये निकालना है। अब ये जब इसके अंदर घुस गई और ये दोनों ही साथ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वो कॉमन वेलोसिटी निकालना है, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया v। समझ में आया? पूरा पहले ये प्रॉब्लम समझ में आ जाना चाहिए, फिर फाइंड करना इजी। अच्छा, ये कन्वर्जन समझ में आ गया हो तो मैं ये मिटा रही हूँ। अब हमारे पास फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, u2। अब यहाँ पर u1 यानी है बुलेट और u2 यानी वुडन प्लैंक। m1 भी हमने लिया है बुलेट और m2 लिया है हमने वुडन प्लैंक का। ठीक है, मास, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये v, और ये कॉमन वेलोसिटी है दोनों की। ठीक है, ऐसा लिया है हमने फॉर्मूला, अब हमारा ऐसा हो गया। अब वैल्यू पुट करते जाओ। एम बी कितना है, 0.01। ठीक है, यू बी कितना है, 1.5। ठीक, प्लस एम डब्ल्यू कितना है 0.9 और यू डब्ल्यू कितना है 0 इज इक्वल टू, यहां आते हैं, एम बी कितना है 0.1, वी कॉमन रहेगा, वी बाहर निकाल लेंगे, प्लस एम डब्ल्यू कितना है 0.9 और ये वी बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो 0 ही हो गई टर्म, 0.9 इंटू 0 मतलब 0 हो गया वो टर्म, तो सिर्फ ये आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 1 15
अब कितने पहले 0 लगेंगे? 1 2 3 चीज है, तो इसके पहले हम 0 लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे। आप आपको जिस तरह से भी मल्टीप्लाई आता है आप उस तरह से कर सकते हो। आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0.1 और 0.9 क्या हो जाएगा? 1.0, 9 और 1 10, तो 1 0 के पहले पॉइंट लगेगा मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू वी, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.015 क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0.15 दिया है। हाँ, यहाँ पे हमने जो लिया है ना ये 0.01 है, सॉरी इसलिए आया, इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा है। यहाँ मैंने 0.1 ले लिया था इसकी वैल्यू, ये है 0.01, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा? 0.91, ठीक है, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.015 0.91, यहाँ बराबर लिया ना मैंने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया यूपी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये लिया हमने। एमबी की वैल्यू 0.01 है, प्लस ये वाला हो गया 0.9 इंटू 0, यहाँ पर ये 0.01 है, प्लस एम डब्ल्यू की वैल्यू 0.9 है, और ये ब्रैकेट में v है। तो v इज इक्वल टू, सब बराबर है। हाँ, ये जो आंसर आ रहा है ना बेटा, ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ये जो बुलेट है वो 100 ग्राम की है, ये जो बुलेट है वो 100 ग्राम की है, 100 ग्राम की रहेगी तो 0.1 kg आएगा, उसके लिए आंसर आएगा 0.15। अब या तो बुक में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या जो आंसर दिया है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बुलेट का हम जो वेट है वो लेके चलते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम रहेगा तो ये हो जाएगा कितना? 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो अब ये जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो जो आंसर दिया है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रहेगा ऐसे, और यहाँ ये आ जाएगा 0.1, तो ये फिर आएगा 1, तो इसलिए v इज इक्वल टू आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? कोई कोई बुक में हो सकता है कि बुलेट का मास 100 ग्राम दिया हो, जब बुलेट का मास 100 ग्राम दिया हुआ होगा तभी v की वैल्यू 0.15 मीटर पर सेकेंड आएगी, नहीं तो चेंज आएगी यदि यहाँ 10 ग्राम दिया हुआ है तो। समझ में आया? तो ये आप करेक्शन कर लेना, बुलेट का मास 100 ग्राम करना, फिर जाकर के आपका आंसर आएगा। अच्छा, तो प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है। कैसे सॉल्व किया ये समझ में आया। चलो अब हम, क्या हुआ? नहीं समझा क्या नहीं समझा? मैम, वो इसको 0.15 में कन्वर्ट कैसे किया? मतलब 0.1 100 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना समझ में नहीं आया? मतलब आया, लेकिन ये आंसर
0.15 कितना है? पहले देखो 10 ग्राम था, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10/1000 लिखा था, पर ये 10 ग्राम होगा ना तो ये आंसर नहीं आएगा। कोई बुक में 100 ग्राम होगा, कोई बुक में 10 ग्राम होगा, तो हम यहाँ 100 ग्राम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ 100 लेके चल रहे हैं, यहाँ 100 मतलब यहाँ 100, ठीक है। अब ये 100 से 100 ये 2 जीरो कटे तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या होगा 0.1 किलोग्राम। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो बस यही लिखा है, बाकी अब समझ में आ गया? Yes. अब अगला लास्ट वाला बच्चा ये कर लेते हैं, टाइम हो गया है आपका, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला प्रॉब्लम है, अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड। स्विम्स मतलब तैर रहा है, कितना डिस्टेंस 100 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 100 मीटर। 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड, अगले 40 सेकेंड में 80 मीटर, एंड 45 मीटर इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड में 45 मीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ये तो अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया सेम है, ठीक है। क्या होगी एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 80 प्लस 45 अपॉन 40, टाइम क्या हो जाएगा 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 प्लस 20, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 180 प्लस 45 225 अपॉन 40 प्लस 40 प्लस 20 100, तो क्या आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 2.25, ये डिवाइड करके आ जाएगा ना, क्या है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये आ गया एवरेज स्पीड। आया ये समझ में? ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था सेम वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ आज हम कंप्लीट करते हैं, एक प्रोजेक्ट है, आपके घर में कुछ गैजेट्स यूज करते होंगे, होम अप्लायंसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें न्यूटन्स के कौन से लॉ यूज होते हैं ये लिखना है। पहले तो आप गैजेट्स लिखोगे आपके घर क्या क्या है, फ्रीज है, टीवी है, जो है उसमें न्यूटन के कौन से लॉ यूज हो रहे हैं। तो न्यूटन्स के वजह से मैकेनिकल से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे मिक्सी है, ये सारी चीजें है ना। तो ऐसे वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब लिखना, और उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ यूज हो रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये सेकंड प्रोजेक्ट है। अब हम नेक्स्ट टाइम वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आपकी क्लास का, तो चलो बाय बाय। हाँ बाय।